कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अनुपम प्रकाश। नमस्कार। हम सब के जीवन में कई दौर आते हैं। कुछ अच्छे होते हैं और वो लंबे समय तक याद रहते हैं। कुछ बुरे दौर भी होते हैं जिन्हें हम बहुत जल्द भूलना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये एक बेहद कठिन दौर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिंदगी नीरस हो गई है। देखिए ना, हम सब का जीवन धीरे धीरे ही सही पटरी पर लौटने तो लगा ही है। अब हम सब के जीवन में थोड़ा सा सैनिटाइजर होना चाहिए, थोड़ा हैंड वॉश होना चाहिए। मास्क तो हमारा सुरक्षा कवच है ही, साथ ही थोड़ी दूरी भी है जरूरी। अपनी जिंदगी में हंसिए, मुस्कुराइए और कोरोना से लड़ते रहिए। आप सतर्क रहें, जागरूक रहें। इसीलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम प्रकाश। डॉक्टर अनुपम, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्ते सर। इससे पहले कि डॉक्टर अनुपम के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-5767। डॉक्टर अनुपम, जब से कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई है तब से सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि ये सांस की बीमारी है और इससे जो हमारे फेफड़े हैं वो ज्यादा प्रभावित होते हैं। लेकिन फेफड़ों से जुड़ी एक खबर ये आई कि दुनिया में पहला ऐसा मामला भारत में हुआ है जहां पर डबल लंग्स ट्रांसप्लांट किया गया है किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति का। क्या है ये मामला और कैसे उम्मीद की किरण है ये आने वाले समय के लिए? देखिए, आपने सही फरमाया। बिल्कुल, ये कोरोना जो है वायरस, जैसे कि फ्लू वायरस है, ये हमारे फेफड़ों को सबसे ज्यादा जो है अफेक्ट करता है, उसी पे सबसे ज्यादा आघात करता है। इसके अलावा शरीर के कई हिस्सों पे भी असर करता है। लेकिन अगर फेफड़ों की बात करें तो कई बार जो है, ये पहले मैं कहना चाहूंगा कि ये फेफड़ों से घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहली चीज ये है, क्योंकि जब हम इस माध्यम से बात करते हैं आपके ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से, तो ये सबसे जरूरी है कि 80 से 85% लोग जो हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, भर्ती तक होने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज की तारीख में जैसे होम आइसोलेशन है तो उससे ठीक ही रहते हैं, हल्का बुखार या बिना उसके भी ठीक हो जाते हैं लोग। ये विश्व भर में है और भारत में तो कई ही ज्यादा अच्छे हो रहे हैं लोग। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये है कि हाँ, 10% लोगों को भर्ती होना पड़ता है। और जैसा आप कह रहे हैं, वो 2% से 5% लोग हैं जिनमें काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है, जिनको हो सकता है मशीनों पे, जैसे वेंटिलेटर है उन पे रखना पड़े या बाईपैप मशीन पे या हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन पे रखना पड़े। तो ये स्थिति जो आप कह रहे हैं, ये कई बार ये होता है कि इन कुछ लोगों में जो है हम मशीन को हटा नहीं पाते हैं, क्योंकि वायरस के संक्रमण से फेफड़े जो है काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं या आहत हो जाते हैं। तो ये समझिए कि उनके लिए हम जब हटा नहीं पाते हैं वायरस से, तो जब मशीनों से वायरस के आघात की वजह से, तो हमें एक ये विधि है, ये भारत में एक जगह नहीं कई जगह हो पाई है, अभी 2-3 जगह हो चुकी है। चेन्नई में भी हो पाई है और ये नदर इंडिया में भी हो पाई है, और विश्व भर में भी ये कुछ केसेस हुए हैं ऐसे कि इन्हें लंग ट्रांसप्लांट करना पड़ा है। और उससे जो खासतौर से यंग पेशेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि ये एक ऑप्शन उपलब्ध है, क्योंकि 65 साल से जो ज्यादा वृद्ध लोग हैं उनके लिए ये ऑप्शन जो है नहीं एग्जिस्ट करता है, उनको हम ये नहीं दे सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं। तो यंग पॉपुलेशन में जिनको हम नहीं हटा सकते हैं वेंटिलेटर्स के मशीनों से, या फिर जो लंबे अरसे तक ऑक्सीजन पे रहते हैं, जिनको घर पे भी हमें भेजना पड़ रहा है, डोमिसिलरी ऑक्सीजन पे, घर पे भी ऑक्सीजन लगाने की जरूरत पड़ रही है, उन लोगों के लिए ये एक ऑप्शन एग्जिस्ट करता है और अच्छी बात है उस मामले में, मैं कहूँगा। जी। और जो पोस्ट कोविड क्लिनिक्स बहुत सारे अस्पतालों में शुरू की गई है, वहां किस तरह के रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं? जो व्यक्ति कोरोना से ठीक हो गया वो वापस किन परेशानियों को लेकर आ रहे हैं? देखिए, परेशानियां काफी ज्यादा हैं, क्योंकि न सिर्फ कोरोना से, लेकिन कोरोना के अलावा भी काफी लोगों को दिक्कत है। लेकिन ये पोस्ट कोविड या पोस्ट कोरोना क्लिनिक, जो लोग ग्रस्त हो चुके हैं कोरोना से और ठीक हो चुके हैं, उनके लिए पोस्ट कोरोना क्लिनिक कई जगह है। हमारे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में भी ये शुरू हुआ है। तो ये टेलीमेडिसिन से आप कंसल्ट कर सकते हैं, दिन इसका एक फिक्स्ड है, उस दिन भी आकर के आप अपना को दिखा सकते हैं। जो लोग कोरोना ग्रस्त हैं और उन्हें दिक्कत हो रही है, कई तरह की दिक्कतें हो रही है। फेफड़े की दिक्कत जैसे आपने बताया, तो फेफड़े की जांच जो है वो मशीनों द्वारा अपॉइंटमेंट लेके कराई जा सकती है।
कुछ जो कई लोगों को बहुत ज्यादा बदन दर्द है, बहुत ज्यादा फटीग है, वो काम करने की क्षमता नहीं है, बहुत जल्दी थक जाते हैं, उन लोगों को भी ये ऑर्डिनरी वायरल इलनेसेस में ये बहुत जल्दी, कम से कम हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, कभी कभार 1 से 3 हफ्ते रहता है। इसमें भी ये देखा जा रहा है कि कई लोगों को, कुछ लोग मतलब जो है उनको ये दिक्कत रह रही है जी। तो इसलिए वायरल से जो भी संक्रमण होते हैं उनमें ये बहुत जरूरी होता है कि सब लोग अपना ध्यान रखें और रेस्ट जरूर करें। नजला जुकाम भी होता है तो रेस्ट करने से आदमी जल्दी ठीक हो जाता है। तो वायरस की बीमारियों के लिए हमारे पास दवा अभी नहीं है, लेकिन जो है रेस्ट, एक भरपूर जो आप आराम कर सकते हैं वो एक बहुत जरूरी है, और पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है। और ये पोस्ट कोविड क्लिनिक्स जो हैं उनमें आप जाकर के राय जरूर ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज है जो कई अस्पतालों ने शुरू करने के लिए किया है, कदम उठाया है। डॉक्टर अनुपम, चूंकि ये नोवेल कोरोना वायरस है और इस पर लगातार शोध हो रहे हैं और उसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं, एक रिसर्च के अनुसार ये बात सामने आई है कि स्टेरॉयड से भी कुछ मरीजों में फायदा देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत जरूरी है, लेकिन इसमें मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा स्टीरॉयड बिना डॉक्टर की राय के नहीं लेना चाहिए जी। क्योंकि इसको जैसे हम कह रहे हैं दुधारी तलवार होती है ये वायरल इलनेसेस में खास तौर से, क्योंकि हम सिर्फ स्टीरॉयड देंगे तो कई बार वायरस का संक्रमण बढ़ने का काफी ज्यादा चांस रहता है। इसलिए ये फायदे के लिए की जगह आघात भी कर सकते हैं, मरीज के लिए दुखदायी भी हो सकते हैं। लेकिन जो ये आप कह रहे हैं, एक रिसर्च बहुत 3-4 महीने पहले ही शुरू में हुई थी और उसमें जो लोग ऑक्सीजन पे हैं और जो काफी जिनको जरूरत, जिनका सैचुरेशन डिप कर रहा है, उन मरीजों में जो हम जिनको कहते हैं मॉडरेट टू सीवियर कोविड जो पेशेंट्स होते हैं, उन मरीजों में जो स्टीरॉयड है देने से काफी फायदा हुआ है। आज भी शायद अखबार में ये चीज आई है, लेकिन ये चीज कोई नई नहीं है, 3-4 महीने से पुरानी है और हम लोग जो है लगातार ये चीज, हम लोग अपने अस्पताल में नहीं, काफी अस्पतालों में ये चीज काफी अच्छे तरीके से यूज हो रही है, इस्तेमाल हो रही है और काफी अच्छे इसके रिजल्ट भी हैं। लेकिन मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा कि ये साधारण माइल्ड कोविड के लिए नहीं, 80 से 85% लोगों के लिए ये नहीं है बिल्कुल भी, और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनमें कोई और बीमारी नहीं है, सिर्फ कोविड से लंग्स को या बाकी शरीर में और दिक्कतें हैं, तो उन मरीजों के लिए है जिनको ऑक्सीजन पे जरूरी है, उन्हीं लोगों के लिए है। डॉक्टर अनुपम, एक व्यावहारिक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब अनलॉक 4 में अपने दफ्तर जा रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए दुकानों पर जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि अगर मैं किसी कोरोना व्यक्ति से संपर्क में आज आ गया, वो सोचते हैं तो क्या मैं कोविड टेस्ट करा लूं? आखिर कब एक व्यक्ति निर्णय ले कि उसको कोरोना टेस्ट कराना चाहिए? देखिए, इस चीज को मैं आपसे बहुत ही एक ये जरूरी सवाल है, लेकिन मैं इस पे शुरू में जाऊंगा जो आपने बिल्कुल प्रोग्राम में कहा था कि अगर आप मास्क लगाए हुए हैं, सैनिटाइजर साथ रखते हैं, हाथ धोते हैं और दूरी बनाए रखते हैं तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और जो आपने शुरू में कहा था, मैं उसको फिर से एक बार कहूंगा, उस पर मैं दोहराना चाहता हूं कि जो भी बाहर जाता है, हमें बिल्कुल सही बात है कि हमें रोजमर्रा की जिंदगी पे वापस आ जाना चाहिए, लेकिन हमें ये 3 जो है, ये प्रिकॉशन जो है, ये सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी हैं जिससे कि हमें ये संक्रमण ना हो। और इसलिए अगर आप किसी से कांटेक्ट में आते भी हैं, जो आपको आज आप किसी के साथ बैठे, अगर कल उसका पता चलता है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गया है, पेशेंट, उसकी रिपोर्ट आई है, उसने जांच कराई, उसे बुखार आ गया, तो आपको घबराने की बात नहीं है। अगर आप जो है मास्क पहने हुए थे और आपने कुछ छुआ नहीं है, उसकी चीज उसने आपने ली नहीं है, या ली है तो आपने उसके बाद सैनिटाइजर से अपना हाथ साफ किया था और आप उससे उचित दूरी बनाकर बैठे थे 1 से 2 मीटर की, तो अगर ये 3 चीजें हैं तो आप में संक्रमण होने के चांस 1% भी नहीं है। तो ये मान करके चलना है कि जांच की तब जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपका मान लीजिए आप बहुत देर घुल मिल के बैठे थे, बिल्कुल बगल में बैठे थे, आप आपने मास्क भी उतार दिया था खाने पीने के लिए उसके साथ, और फिर आपने हाथ मिलाया जैसे है, बहुत ज्यादा आपने गर्म मिजाजी से बात की है और आधा 1 घंटा बैठे हैं, तो फिर आपको जांच कराना पड़ेगा। जी बिल्कुल। कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, महाराष्ट्र के ठाणे से आदित्य जी हैं। आदित्य जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? सर, पहली बात, जो सीरो सर्वे की इफेक्टिविटी पे मेरा सवाल है डॉक्टर सर से जी। कि जब मान लीजिए किसी जिले की पॉपुलेशन, मान लीजिए किसी जिले की पॉपुलेशन है 10,000 और आपने उसमें से 1,000 लोगों का नमूना लिया, उसमें से 500 लोगों में एंटीबॉडी निकली, तो आप बोलते हैं 50% एंटीबॉडी है इन लोगों में पूरे जिले में। लेकिन मान लीजिए अगर उस जिले में सिर्फ 1,000 लोगों में ही एंटीबॉडी हो तो वो सिर्फ 10% हो जाएगा।
तो ऐसे जब तक आप पूरे समूह का टेस्ट नहीं करते, आप कैसे पता कर सकते हैं कि वो एंटीबॉडी वो जिला हर्ड इम्यूनिटी में आता है? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि गुजरात में अभी सर्वे हुआ, उसके अंदर रिकवर्ड पेशेंट्स में से 1.5 महीने के अंदर 40% लोगों ने एंटीबॉडी लूज कर दी, तो 5.5 महीने के अंदर पूरी जगह में कोई एंटीबॉडी नहीं बचेगी। तो फिर इसका किस स्थिति से आपको क्या कहना है इस बात पर? और मेरा एक और सवाल है कि 30-40 स्ट्रेन है कोविड-19 के, तो ये जो वैक्सीन बन रही है, आपको लगता है इफेक्टिव हो पाएगी? कई सारे सवाल हैं इनके। डॉक्टर अनुपम, सबसे पहले ये सैंपल सर्वे पर बात करना चाहती हैं कि जो सैंपल सर्वे एक खास डेटा का होता है। कह रही हैं कि अगर किसी जगह की आबादी 10,000 है और वहां 1,000 लोगों पर सर्वे किया गया और 50% यानी 500 लोगों में एंटीबॉडीज है, तो हम पूरे जनसंख्या पर उसको 50% कैसे मान सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छे सवाल हैं, लेकिन मैं पहली चीज कहना चाहूंगा, मैं जवाब तीनों का दूंगा इनके सवाल का, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये तकनीकी सवाल हैं, ये इस माध्यम पे नहीं आंसर करने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं संक्षेप में बताऊंगा। और जरूरी है क्योंकि अगर इनके दिमाग में ये सवाल उठ रहे हैं तो कई जनता में ये सवाल उठ रहे होंगे जी। तो पहली चीज है, देखिए, भारत की आबादी जो है 138 करोड़ से ज्यादा है, तो ये संभव नहीं है कि हम 138 करोड़ लोगों का टेस्ट करें। और अगर हम टेस्ट कर लेंगे तो फिर शायद हमें आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमने अगर मान लिया उसमें 138 करोड़ में से 30 करोड़ जो है इन्फेक्टेड लोग हैं, संक्रमित लोग हैं, तो उनको हम अलग करके जो है उनको फिर आइसोलेशन करके फिर तो बीमारी खत्म ही कर सकते हैं। लेकिन ये 138 करोड़ आप समझ सकते हैं कि ये कोई 100 लोग नहीं है जिनको आपने एक जगह रख दिया या एक कोने में रख दिया भारत के और ये ठीक हो जाएंगे जी। तो ये संभव नहीं होता है। तो इसलिए जो भी कोई रिसर्च होती है, जो भी कोई शोध होता है, उसमें एक नमूना लिया जाता है। उस नमूने से ही जो है हम उसको एक्सट्रेपोलेट करते हैं कि हाँ कितनी हो सकती है। तो वो आंकलन लगाया जाता है, क्योंकि अगर हम पूरा कर ही लेंगे तो फिर शायद हम बीमारी ही खत्म कर लेंगे। वो संभव नहीं होता है, इसलिए ये कम सैंपल में किया जाता है। तो इसका तो इतना ही मैं कहूंगा। दूसरा, जो एंटीबॉडीज का आप कह रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है कि इस बीमारी में खास तौर से एंटीबॉडीज कहीं बहुत लास्टिंग नहीं है। कल भी एक पेपर छपा है शोध का जो है, उसका भी एंटीबॉडीज के ऊपर था, किसी और देश का है वो, लेकिन उसमें भी ये है कि एंटीबॉडीज उन्होंने देखा 2 महीने तक तो रह रही हैं। लेकिन इसमें भी कई पहलू हैं। एक ये कि एंटीबॉडीज कई बार आपको नहीं डिटेक्ट हो रही हैं या कम लेवल्स पे हैं, तो भी वो आपको प्रोटेक्शन प्रदान कर सकती हैं। और कई बार प्रेजेंट होने का मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए प्रोटेक्टिव हैं। कई बार वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं या उनके होने के बावजूद भी आपको बीमारी से बचाती नहीं है। तो ये सब चीजों को नहीं सोचिए, क्योंकि ये तकनीकी पहलू हैं। आपको फिर भी जो इन्होंने कहा है वो तीनों चीजें जरूरी हैं कि अपना हाथ धोते रहें, अपना मास्क जरूर पहने, वो ही आपको बचाव करेंगे, और अपनी दूरी बनाए रखें दूसरे से। तीसरी चीज उन्होंने कही, जो स्ट्रेन हैं वो चेंज हो रहे हैं, ये भी तकनीकी पहलू है। आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस की वैक्सीन हर साल आती है, उसमें नए स्ट्रेन इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं, तो कोरोना वायरस से भी जो संक्रमित हैं और जो दिक्कत हो रही है जिन वायरसेस से, उनके स्ट्रेन हर साल बदलने पड़ेंगे और उस हिसाब से नई वैक्सीन आएगी हर साल। तो वो आप चिंता नहीं करिए। मैंने फिर दोहरा रहा हूँ, ये सब तकनीकी पहलू है, इन पे विचार विमर्श बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, वो लोग इसका देखेंगे, सरकारें जो है उसका आंकलन लगाएंगी और करेंगी। सीरो सर्वेलेंस से किसी भी जनता के आदमी को फर्क नहीं पड़ता। सीरो सर्वेलेंस जो है वो पॉलिसी डिसीजंस के लिए होता है। कहाँ करना है, कंटेनमेंट जोन में कितने लोग संक्रमित हैं, बाहर कितने संक्रमित हैं, कहाँ हमें अच्छे से विग्रस स्क्रीनिंग करनी है, कहाँ हम थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं लॉकडाउन, ये सारे जो डिसीजंस हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज और अस्पताल के कर्मचारी लेते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स लेते हैं या सरकारें लेती हैं, उनके लिए ये जरूरी होता है। जन साधारण के लिए वो 3 प्रिकॉशंस, 3 सावधानियां ही बहुत जरूरी हैं कि मास्क जरूर पहने, हाथ धोते रहें और उचित दूरी बना करके रहें। जी बिल्कुल। गुजरात के वर्धा से लीलाधर जी जुड़ चुके हैं। लीलाधर जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते। मैं कारंजा गाड़गी डिस्ट्रिक्ट वर्धा से लीलाधर चोपड़े बात कर रहा हूँ सर जी। मेरे 2 सवाल है, उसमें से पहला सवाल ये है सर कि आजकल हैंड सैनिटाइजर बहुत सारे लोग बना रहे हैं, तो कुछ जगह तो ऐसी बात है कि हैंड सैनिटाइजर हाथ में डालने के बाद में उसकी खुशबू भी नहीं आती। और तो इसमें से कौन सा सैनिटाइजर अपन ने समझना चाहिए कि ओरिजिनल है? आजकल सर कोई समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सैनिटाइजर लोग बना रहे हैं। तो क्या समझना चाहिए? उसमें लिखा तो बहुत कुछ रहता है, लेकिन आम लोगों ने उसमें क्या करना चाहिए? और दूसरा मेरा एक सवाल है कि कोविड दुरुस्त होने के बाद में जो लोग हैं उनको सांस की दिक्कत थोड़ी ज्यादा हो रही है, सांस लेने में आज भी,
तो उनके लिए ऐसा क्या दवा है अपने एलोपैथी में या बाकी पैथियों में कि जिससे उनका वो प्रॉब्लम दूर हो, क्योंकि सांस लेने में बहुत लोगों को दुरुस्त होने के बाद में भी दिक्कत हो रही है। डॉक्टर अनुपम, पहला बहुत ही व्यवहारिक और गंभीर मसला है। बाजार में वाकई बहुत ज्यादा सैनिटाइजर आ गए हैं, अलग अलग दामों के सैनिटाइजर हैं, अलग अलग रंग के हैं, और जैसा कि ये बता भी रहे हैं कि कुछ में स्मेल है, कुछ में नहीं है। एक आम नागरिक, हर पे ये लिखा हुआ है 70% से ज्यादा अल्कोहल है। एक आम नागरिक जो सैनिटाइजर खरीदने जा रहा है दुकान पर, वो कैसे समझे कि वो जो सैनिटाइजर ले रहा है वो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में कारगर ही होगा? ये आपकी बात बहुत सही है और बहुत अच्छा सवाल है। इसमें जन साधारण कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन मैं इसमें एक धारणा दूर करना चाहूंगा, खुशबू या ना खुशबू से फर्क नहीं पड़ता है जी। क्योंकि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स हैं, जैसा आपने कहा 60 to 70% से, अगर 60 से 70% से ज्यादा है तो वो कारगर होते हैं। तो अगर आपका सैनिटाइजर, मैं जन साधारण के लिए कहूंगा, अगर आप 20 से 25 सेकंड या 30 से 40 सेकंड तक आपने हाथ मला है अच्छे से उससे, और अगर वो उड़ जाता है आपके हाथ से, तो इसका मतलब है उसमें अल्कोहल की क्वांटिटी अच्छी है और वो मेरे ख्याल से आपका कारगर हो गया है। लेकिन दूसरी चीज मैं इसमें कहूंगा, सैनिटाइजर के ऊपर बहुत नहीं करें। अगर आपके पास साबुन और पानी की सुविधा है, पानी आपके पास रास्ते में है तो दिक्कत रहती है, लेकिन अगर आपके पास साबुन और पानी है तो वो सैनिटाइजर से कहीं ज्यादा असरदार रहता है। इसलिए कोशिश यही करें कि साबुन और पानी से हाथ धोएं, क्योंकि वो आपके लिए सैनिटाइजर से ज्यादा अच्छा रहता है। दूसरा, आपके जो सैनिटाइजर्स में जो प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं वो आपके हाथ को कॉन्टेमिनेट कर देते हैं, कई बार आप खाना वाना नहीं खा सकते हैं उसके बाद। तो आप साबुन और पानी से उसके बाद वो दिक्कत आपको नहीं रहती है। दूसरी चीज है, आप अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो कई बार आपके हाथों में एलर्जी भी हो जाती है। तो इन सब चीजों के लिए बेहतर ये है, अगर आपको जरा सा भी शक है तो वो आपको सोप और वाटर, साबुन पानी से ज्यादा धोएं, वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि इसमें एक साधारण आदमी कुछ नहीं कर सकता। ये सरकारों का काम है कि वो जो है छापे मारे, टेस्टिंग करें और देखें कि 70% लिखा होने के बावजूद भी उस पर अगर 10% मिला हुआ है तो ये ध्यान रखें कि अगर 10% उसमें होगा या 40% होगा तो अल्कोहल उस पानी मिले होने की वजह से उतनी जल्दी हाथों से उड़ेगा नहीं। तो आपको 20 से 40 सेकंड सैनिटाइजर से हाथ इस्तेमाल करना होता है। अगर वो 20 से 40 सेकंड में आपका उड़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब कि अल्कोहल की क्वांटिटी, मतलब ये एक रफ आइडिया मैं कह रहा हूँ, उस हिसाब से है। बाकी और कोई तरीका नहीं है पता करने का इसका, वो तो फिर आपको टेस्टिंग ही करनी पड़ेगी। कई लोग जो है होम बेस्ड सैनिटाइजर्स बना रहे हैं, जिनको थोड़ा सा भी फिजिक्स का ज्ञान है, केमिस्ट्री का ज्ञान है, वो लोग घर में भी डेवलप कर रहे हैं अपना, तो वो भी एक ऑप्शन है। लेकिन हाँ, जन साधारण के लिए वो नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि साबुन और पानी से हाथ धोइए, वो आपके लिए ज्यादा असरदार रहेगा और आप जो है काफी उससे वो भी रहेंगे, आपको चिंतित नहीं होना पड़ेगा फिर। डॉक्टर अनुपम, इनका दूसरा सवाल ये है कि सांस लेने में दिक्कत आ रही है कोरोना से ठीक हुए मरीजों को, क्या कोई ऐसी दवाई है जिसका सेवन करने से वो राहत पा सकते हैं? देखिए, पहली सवाल आपने जो किया था वो बिल्कुल जो ये लंग ट्रांसप्लांटेशन का है, तो वो एक एक्सट्रीम है और वो बहुत ज्यादा जरूरत अभी हमें नहीं भी पड़ेगी। मेरे ख्याल से 3 ही ट्रांसप्लांट हुए हैं अभी तक भारतवर्ष में पिछले 6 महीने में, और जरूरत इतनी नहीं पड़ रही है और इतना आसान भी वो जो है ऑपरेशन नहीं है। लेकिन दूसरी चीज जो है, मैं ये कहूंगा कि जो ये फेफड़े की दिक्कत ये कह रहे हैं, वो फेफड़े की दिक्कत कई और वायरसेस से भी होती है और ये आमतौर पे धीरे धीरे सुधार हो जाता है और 6 महीने से 12 महीने तक लग सकते हैं इसमें काफी सुधार होने में जी। क्योंकि वायरस के संक्रमण खत्म होने के बाद जो डैमेज हुआ है वो धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है। और कई बार इसका हमने देखा है कि बाकी बीमारियां इससे जो बाकी कोरोना वायरस है उनमें भी और फ्लू के वायरसेस में भी ये जो है ये बीमारी करीब 6 से 12 महीने में काफी कम हो जाती है जी। और जो दवा इन्होंने कहा, तो दवाएं भी अभी चल रही हैं, इसके ऊपर शोध चल रहा है और मेरे ख्याल से साल के आखिर तक उसके ऊपर भी काफी रिजल्ट आ जाएंगे, हमारे पास नतीजे उपलब्ध होंगे और हम दवा देने में भी जो है हमारे पास सुविधा रहेगी कि हाँ, इसको रोकने के लिए या स्लो करने के लिए, धीमा करने के लिए हमारे पास दवा होगी। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे प्रगति हर दिशा में हो रही है और वर्ष के अंत तक उम्मीद है कि कोरोना से जुड़ी अच्छी खबर वैक्सीन या कोई बेहतर दवा के रूप में सामने आएगी। राजस्थान के जयपुर से रामू यादव जी जुड़ चुके हैं। अच्छा रामू जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ, ठीक है जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। रामू जी, आप डॉक्टर साहब से क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी जी, पूछिए, अपना सवाल करिए।
हाँ साहब, ऐसा है, मैं रामू यादव नेत्रहीन जयपुर झोटवाड़ा से बोल रहा हूँ जी। हम नेत्रहीन आदमी है साहब, ये डंडा लेके हम बैठ का लेके चलते हैं, नीचे मान लो कोई गंदगी उसमें लग भी जाती है तो क्या इसमें हम सैलड पैड लगा लेते हैं तो कितनी देर इसका असर रहता है? डॉक्टर अनुपम, ये नेत्रहीन व्यक्ति हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि ये जिस सहारे के चलते चलते हैं, यानी जो डंडा इस्तेमाल करते हैं, उसमें कई बार गंदगी लग जाती है और उसको ये साबुन पानी से धो भी लेते हैं। कितनी देर उसको धोना चाहिए और क्या वो कारगर है, उससे वायरस हट सकता है? बहुत अच्छा सवाल है और मैं कहूंगा कि आपका जो लाठी है, जो आपका जिसकी आप इस्तेमाल करते हैं, आपको अगर आप उसे अच्छे से बहते पानी में धो लेते हैं तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है जी। आज के में शोध जो हो रहे हैं उनमें जो हम लोग कहते हैं फोमाइट्स, जो हमने सामान, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, उनसे कोरोना वायरस के संक्रमण का फैलने का खतरा बहुत ही कम है जी। जो संक्रमण का खतरा है वो हमारे मास्क ना पहनने से है। तो मैं ये कहूंगा कि आप नेत्रहीन होने के बावजूद भी आपने सवाल किया है, बहुत अच्छी बात है, और आप अपना मास्क जरूर पहने, वो बहुत जरूरी है आपको बचाने के लिए, और अपना हाथ जरूर धोएं साबुन पानी से जब आप घर आ जाएं तो जी। बिल्कुल, आप जो है डंडा धो रहे हैं वो बहते पानी में धो लीजिए और उसे सूखने के लिए रख दीजिए, या एक कपड़े से पोंछ करके कपड़ा भी धुलने डाल दीजिए, वो आपको हमेशा बचाएगा। आपको मास्क और ज्यादा जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। डंडे के लिए आप चिंतित ना करें, अगर डंडा आपने रख दिया और वो सूख भी गया है तो वैसे ही वायरस उस पर मर जाएगा। वायरस सूखी सतह पे बहुत ज्यादा देर नहीं रहता है जी। उत्तर प्रदेश के हरदोई से मंजेश यादव जी हैं। मंजेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते सर, ये कोरोना की उत्पत्ति कैसी हुई है? एक गंभीर सवाल कर रहे हैं कि कोरोना की उत्पत्ति कैसे हुई है। देखिए, ऐसा है कि वायरसेस जो हैं, इसका तो बहुत मुश्किल सवाल है ये। जो हमें पता है उसके हिसाब से जो हम लोगों की आदतें हो गए, मनुष्य की आबादी इतनी बढ़ गई है कि हम लोग जो है अब पशुओं की जगह चले गए हैं जी। तो हम लोग जो है जंगल कट गए हैं, तो हमारा जो मनुष्य और जातियों का जो है, जीव जंतुओं का जो है मिलना परस्पर बहुत ज्यादा हो गया है। आपने पढ़ रहे हैं कि शेर चीते भी आजकल गांव में हमला कर देते हैं, उनकी आबादी कम हो गई है, मनुष्य की आबादी बढ़ती जा रही है जी। तो जब भी हम पेड़ काटते हैं तो वो पेड़ कटने से जितने भी उसके ऊपर के जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उनका जो है बहुत ही स्वाभाविक है कि वो आपसे परस्पर मिलन हो गई जी। ऐसे ही जैसे कि अब चमगादड़ है या सांप है या छिपकलियां हैं, अगर हम लोग ये चीज खाते हैं या फिर कुछ भी इनसे हमारा इंटरेक्शन होता है तो फिर मुलाकात होगी इनसे, तो फिर इनके जो इन्फेक्शंस हैं वो हमारे में आएंगे ही आएंगे जी। तो ये उसी का ही मैं कहूँगा उसी का जो है रिजल्ट है और कुछ नहीं है। तो ये वुहान के जो सी मार्केट है, सी लाइव सी फूड है, तो वहां पे पानी में जिंदा ये रहते हैं, उसी में खाए जाते हैं। तो वहीं से उम्मीद की जाती है कि जो सी फूड मार्केट था, वहां पे जो समुद्री जीव जंतु जो है वहीं निकाल करके वहीं खा लिए जाते हैं, तो उसी से ही शायद ये इन्फेक्शन फैला है जी। ये माना जाता है। तो अब जब फैल गया है तो अब बचाना है, तो अब संभव प्रयास सब करने और हम लोगों को ध्यान रखना है। ये तो आएंगी ऐसी बीमारियां अब, क्योंकि हम लोग टेम्परेचर भी बढ़ रहा है पूरे धरती का, तो ये तो कई बार आएंगी और कई अब बहुत जल्दी आएंगी। देखिए 2002 में आई, 1-2 में आया कोरोना वायरस, 2010 में आया, 11-12 में आया, अब फिर 2020 में आया है। इन्फ्लुएंजा के भी एपिडेमिक्स इतनी बार आ रहे हैं, दस्तक देकर के भारत की दीवार पे, दरवाजे पे चले गए। तो ये तो बिल्कुल सही आपने फरमाया कि बहुत ही मुश्किल समय है, सदी में पहली बार ऐसा हो रहा है और कई सालों से, कई दशकों से, कई शतक से ये ऐसा नहीं हुआ था जी। तो अभी मुश्किल समय है, निकालना है और हिम्मत रखती है, निकल जाएगा। सारी मुसीबतें आती हैं, निकल जाती हैं। इससे जो हम सीख ले सकते हैं, सीख हमें लेनी है, आगे बढ़ना है और समय के साथ साथ ये भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो जाएगा। कोई घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हिम्मत और हौसले से हम कोरोना के लंबे संघर्ष पर जीत दर्ज कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर से बसंती लाल जी जुड़ चुके हैं। बसंती लाल जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बसंती लाल जी, अपना सवाल पूछिए। जी सर, नमस्कार। नमस्ते। मैं सगोरिया स्कूल घाटी, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश से बसंती लाल सूर्यवंश बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न है कि जैसे हमने पूरा शरीर वगैरह ढक रखे है और हाथों में ना ग्लव्स रहे, मुंह पे मास्क वगैरह रहे, तो क्या किसी व्यक्ति को
कोरोना वायरस हो रहा तो उनके छूने से क्या कोरोना वायरस हो सकता है क्या सर? इनका सवाल यह है कि अगर कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है और ये मास्क और ग्लव्स लगा के उसको टच करते हैं या गलती से भी उसको स्पर्श कर लेते हैं तो क्या इनको संक्रमण होने की संभावना है? बहुत अच्छा सवाल है। मास्क और ग्लव्स लगा करके टच कर लेते हैं वहां तक ठीक है, लेकिन उसके बाद अपना हाथ जो है वो सैनिटाइजर से या साबुन के पानी से धोएं अच्छे से, तो संक्रमण का खतरा नहीं है। लेकिन अगर आपने वो धोने से पहले आपने मान लीजिए आपने हाथ लगाया, ग्लव्स पहने और वो ग्लव्स पहने वाला हाथ ही आप जो है बिना सैनिटाइजर से धोए उसे या ग्लव्स उतारे के अपना हाथ बिना धोए आपने अपना जो मास्क पहना हुआ है या मुंह पे ले गए तो जरूर संक्रमण हो जाएगा। पहले हाथ किसी को भी छुएं तो हाथ जरूर धोए। कोई भी सतह छुएं, किसी आदमी से हाथ मिलाएं, किसी को सामान ले किसी से, उसको सामान लेने के बाद हाथ जरूर साबुन पानी से धोएं, नहीं तो सैनिटाइजर से धोएं। उसके बाद फिर अपना मास्क उतारें और मास्क उतारने के बाद फिर हाथ दोबारा से धोएं। ये आप हाथ धोने की अगर विधि अपना लेंगे तो ये पहले थी हम लोगों की प्रथाएं, लेकिन आजकल हम थोड़ा बिजी ज्यादा हो गए हैं, व्यस्त बहुत हो गए हैं, समय क्या दिक्कत है, हम लोगों के पास अभाव है, तो इसलिए दिक्कतें हो गई। ये चीजें थोड़ी आदतें हम लोगों को सुधारनी होंगी, शायद इसीलिए कोरोना आया है हम लोगों के बीच में कि हम लोग थोड़ी अपनी आदतें सुधार लें। जी बिल्कुल। मास्क पहने हुए हैं और मास्क को अपने साफ हाथ से छूते हैं तो आपको दिक्कत कभी नहीं होगी। जी। गुरुग्राम से अशोक कुमार जी जुड़ चुके हैं। अशोक जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जी नमस्ते सर, मैं गुरुग्राम से बोल रहा हूँ सर। जी सर, मेरे को थोड़ा ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे कोरोना के लक्षण मेरे अंदर आए हुए हैं सर। जी। तो सर मेरे को 10 दिन हो गए हैं और वाकई मेरे को ऐसा कोई फील नहीं है कि मतलब ना कोई बीमारी है ना कुछ है, मतलब बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। तो सर क्या मैं क्वारंटाइन से बाहर आ सकता हूँ? ये 10 दिनों से क्वारंटीन में हैं, खुद को इन्होंने अलग रखा हुआ है। कुछ समय पहले शुरुआती दिनों में इनमें कोरोना के लक्षण उभरे थे, इनको ऐसा लगा, लेकिन पिछले 10 दिन से ये बिल्कुल स्वस्थ हैं। क्या अब ये पृथकवास यानी एकांतवास से बाहर आ सकते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि ये शायद इन्होंने कोरोना की जांच नहीं कराई है, तो ये कोरोना पॉजिटिव नहीं है। अगर कोरोना पॉजिटिव नहीं है और अगर आपको जो है बुखार वगैरह जो आकर के 4-5 दिन में खत्म हो गया है तो 10 दिन बहुत होते हैं। 10 दिन के बाद संक्रमण होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शन अब इनसे फैलेगा। अगर ये कोरोना पॉजिटिव होते और आइसोलेटेड होते तो भी 10 दिन में जो है हम यही मानते हैं कि 10 दिन में जो हेल्दी लोग हैं और जिनको कोई दिक्कत नहीं है, सिम्टम्स नहीं है और कोई और बीमारी नहीं है, जैसा कि ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल उम्र भी इनकी नहीं है ज्यादा और कोई और बीमारी ब्लड प्रेशर, शुगर या दिल की नहीं है, मोटापा नहीं है, तो उस सिलसिले में 10 दिन बहुत होते हैं जिसमें कि आइसोलेशन काफी इफेक्टिव रहता है और फिर संक्रमण के चांसेस नहीं रहते हैं। लेकिन फिर भी मास्क पहन करके रखना है। अगर 1000 में एक भी चांस है कि हाँ जरा सा इन्फेक्शन रह गया होगा तो मास्क पहन के रखना जरूरी है। इसीलिए 10 दिन और फिर 7 दिन और कहा जाता है। 17 दिन अगर आप पूरे कर लीजिए तो 17 दिन बाद चांस बिल्कुल नहीं रहते हैं कि इन्फेक्शन फैला सकते हैं आप। तो 10 दिन के बाद हम लोग अस्पताल से भी छुट्टी कर देते हैं क्योंकि उम्मीद नहीं होती है कि उसके बाद इन्फेक्शन फैलने के जरा से भी चांसेस हैं। लेकिन फिर भी 7 दिन, क्योंकि नई बीमारी है, अभी हमें इतना नहीं पता है इसका, इसलिए हम लोग फिर भी कहते हैं कि 1 हफ्ता और जो है सावधानी बरतें। 1 हफ्ता और सावधानी बरतें और मास्क तो पहनना ही है वैसे भी। दोबारा से इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए गलती से भी किसी भी बीमारी से। जी बिल्कुल। डॉक्टर अनुपम, कार्यक्रम में समय नहीं है कि आपसे कोई और विषय पर चर्चा करें। आप आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़े और विशेषज्ञ राय आपने साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार सबको। तो जैसा कि डॉक्टर अनुपम बता रहे थे कि सावधानी ही बचाव है। आप मास्क जरूर पहने, हमेशा पहने, घर से जब भी बाहर निकले मास्क जरूर पहने। इसके साथ साथ साबुन पानी से लगातार हाथ धोते रहे, सैनिटाइजर का भी प्रयोग करें और हां, जहां भी जाएं कोशिश करें कि सुरक्षित दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर अनुपम प्रकाश। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।